स्टारलाइनर का खत्म हो सकता है नासा से कॉन्ट्रैक्ट। कई हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। पूरी दुनिया ने इस अंतरिक्ष यान को कड़ा झटका दिया है। सुनीता विलियम्स की वापसी नहीं करा पाने वाले अब इस अंतरिक्ष यान को अगला कोई भी मिशन नहीं दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि अगर ये अंतरिक्ष यान अपना मिशन सक्सेसफुल कर लेता तो कितना प्रॉफिट होता और अब इसके खराब होने की वजह से इसे कितना नुकसान होगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर फंसाने वाले स्टारलाइनर का मिशन कल सुबह 3:45 के बाद खत्म हो जाएगा। स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से अनडॉक करके धरती पर सामान सहित भेजा जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो स्पेसक्राफ्ट 10 बजे तक धरती पर लैंड कर जाएगा। तकनीकी खराबी की वजह से सुनीता और बुच इस स्पेसक्राफ्ट से धरती पर नहीं लौट पाए। पूरी दुनिया में बस इस अंतरिक्ष यान की थू-थू हुई है। अब पूरी संभावना बन रही है कि नासा बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर का बाकी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। इससे बोइंग कंपनी को $2 मिलियन यानी कि 16,786 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। 5 जून को स्टारलाइनर से स्पेस स्टेशन पर पहुंचे सुनीता विलियम्स और बुच को ये नहीं पता था कि इस खराबी वाले कैप्सूल की वजह से उन्हें स्पेस स्टेशन पर इतने दिन फंसे रहना पड़ेगा। 3 महीने हो चुके हैं, अभी 5 महीने और स्पेस स्टेशन पर उन्हें रहना होगा। फरवरी में स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन के तहत ड्रैगन क्रू कैप्सूल से ये दोनों वापस आएंगे। आपको बता दें कि भारतीय समय अनुसार 6 सितंबर की देर रात करीब 3:34 पर स्पेस स्टेशन से स्टारलाइनर कैप्सूल को अनडॉक किया जाएगा। सब कुछ सही रहा तो सुबह 8:45 पर ये अपनी ब्रेकिंग रॉकेट को ऑन करेगा। 1 मिनट तक रॉकेट ऑन रहेगा। इसके बाद पैराशूट की मदद से ये न्यू मैक्सिको की वाइट सैंड्स स्पेयर हार्बर में इसकी एयर बैग लैंडिंग होगी। लैंडिंग का समय 10 बजे का है। नासा 1 दशक से बोइंग और स्पेस एक्स के साथ काम कर रहा है। दोनों निजी कंपनियों को उसने स्पेसक्राफ्ट बनाने को कहा था। बोइंग इस मामले में काफी ज्यादा पीछे रह गया, जबकि स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल सफलता के झंडे गाड़ रहा है। ड्रैगन कैप्सूल हर 6 महीने पर स्पेस स्टेशन की रोटेशनल यात्रा करता है। असल में बोइंग का पहला ऑपरेशनल मिशन अगस्त 2025 में होना था, लेकिन नासा ने शेड्यूल पहले फिक्स किया। बोइंग ने भी मना किया। उसने जल्दबाजी में स्पेसक्राफ्ट भेजने का फैसला किया, जबकि इसमें प्रोपल्शन सिस्टम और हीलियम टैंक में काफी दिक्कत थी। अगर स्टारलाइनर सफलतापूर्वक बिना किसी दिक्कत के धरती पर लैंड हो जाता है तो शायद नासा अगले मिशन के बारे में सोचे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने इस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को बनाया है। नासा ने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग को ये स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कहा था और फंडिंग भी की थी। इस स्पेसक्राफ्ट का मॉडल पहली बार 2010 में पेश किया गया था। बोइंग का नासा के अपोलो स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में पुराना रिश्ता है। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी थी। स्टारलाइनर बनते बनते 6 साल लग गए। ये पूरा 2017 में बना। 2019 तक उसके परीक्षण उड़ान होते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। ये मानव रहित उड़ानें थी। पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग हो नहीं पाई। फिर 2 दिन बाद ये न्यू मैक्सिको की वाइट सैंड मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ। जिस मिशन पर सुनीता और बैरी हैं, वो नासा का व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है। दरअसल नासा का लक्ष्य है कि वो अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत में मानव मिशन भेज सके। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के रोटेशनल मिशन, बारी बारी से मिशन को अंजाम देने की स्टारलाइनर की क्षमता को देखना था। लंबी अवधि की उड़ानों से पहले तैयारी को परखने के लिए जरूरी परफॉर्मेंस डेटा जुटाया जा सके, इसके लिए क्रू उड़ान परीक्षण को बनाया गया था। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टारलाइनर की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के कुछ थ्रस्टर्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। थ्रस्टर्स आमतौर पर कम फोर्स वाले रॉकेट मोटर्स को कहा जाता है। थ्रस्टर्स के कमजोर प्रदर्शन के अलावा स्टारलाइनर के हीलियम सिस्टम में कई लीक भी देखे गए थे। तब से नासा और बोइंग ने अंतरिक्ष यान के बारे में अधिक जानने के लिए काफी समय लिया है। दोनों जमीनी परीक्षण और व्यापक डेटा विश्लेषण के जरिए ये जानकारी जुटा रहे हैं। ये पता कर रहे हैं कि चालक दल को कैसे और कब धरती पर वापस लाया जाए। इस बारे में सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित निर्णय कब लिया जाए। इस जांच में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया दुर्घटना के बाद स्थापित हुए संगठन शामिल थे। ये दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। ये दुर्घटना तब हुई थी जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में वापस लौट रहा था। इस दुर्घटना में सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे, जिसमें भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल थी।
नासा के अनुसार फिलहाल दोनों यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर सुरक्षित हैं। वो अभियान 71 के चालक दल के साथ मिलकर शोध और स्टेशन रखरखाव का काम कर रहे हैं। वो स्टारलाइनर परीक्षण और तकनीकी बैठकों में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। दोनों ने पहले भी स्टेशन पर 2 बार लंबा समय बिताया है। नासा का कहना है कि उसके अंतरिक्ष यात्री विभिन्न परिस्थितियों के बारे में पूरी तरह से जानते हुए मिशन पर निकलते हैं। ये मिशन भी अलग नहीं है और उन्होंने संभावनाओं और अज्ञात चीजों को समझा है। इसमें योजना से अधिक समय तक स्टेशन पर रहना भी शामिल है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक व्यक्ति का सामान्य प्रवास लगभग 6 महीने का होता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री लंबी अवधि के मिशनों के लिए भी अंतरिक्ष स्टेशन पर रह चुके हैं। पिछले मिशनों ने नासा को लंबी अवधि के अंतरिक्ष यान और मानव शरीर पर इसके प्रभाव के बारे में बहुत सारा डेटा दिया था। इसे एजेंसी किसी मानवयुक्त मिशन पर लागू करती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड रूसी सियोस अंतरिक्ष यान के चालक दल के सदस्यों के नाम पर है। इसमें नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो और रोसकोसमोस के अंतरिक्ष यात्री सर्गेई प्रोकोपिएव और दिमित्री पेटेलिन शामिल थे। इन्होंने अंतरिक्ष में 371 दिन बिताए थे। वो एक टूटे हुए अंतरिक्ष यान के कारण अंतरिक्ष में रुके हुए थे। MS-22 में शीतल तक रिसाव हो गया था और रूस ने अंततः चालक दल को वापस लाने के लिए एक नया सियोस MS-23 विमान भेजा था। इसके चलते चालक दल को 6 महीने की जगह 12 महीने तक स्पेस स्टेशन पर रहना पड़ा था। वहीं आपको बता दें कि अंतरिक्ष स्टेशन पर चालक दल की जरूरत की हर चीज मौजूद होती है, जिसमें भोजन, पानी, कपड़े और ऑक्सीजन शामिल है। इसके अलावा नासा और उसके अंतरिक्ष स्टेशन के साथ ही अक्सर किसी भी वस्तु को ले जाने वाले रीसप्लाई मिशन लॉन्च करते रहते हैं। नासा ने 2024 के अंत तक उसके बाद भी अंतरिक्ष रीसप्लाई मिशन की योजना बनाई है। फिलहाल बैरी और सुनीता ऑर्बिटल प्रयोगशाला में अतिरिक्त समय बिता रहे हैं। वो स्टेशन के अनुसंधान, रखरखाव और स्टारलाइनर सिस्टम परीक्षण और डेटा विश्लेषण वन्य गतिविधियों में व्यस्त हैं। हाल ही में उन्होंने जो कुछ परीक्षण पूरा किया है उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने के नए तरीके और ऑर्बिटिंग कॉम्प्लेक्स में पौधे उगाना शामिल है। बैरी और सुनीता को पृथ्वी पर मिलने वाली कई सुविधाएं मिलती हैं। जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर खाली समय मिलता है तो वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ईमेल, कॉल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर सुनीता और बुच विल्मोर अंतरिक्ष स्टेशन पर सुरक्षित हैं और वो जल्द ही हमारे बीच में मौजूद होंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।